हेलो बच्चों, आज हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन की जो एप्लीकेशन है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, चाहे वेलोसिटी से रिलेटेड हो या एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, इनको हम पढ़ेंगे। समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे। वेलोसिटी के बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर तो वेलोसिटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन और जो मोशन की इक्वेशन है, इनको हम समझेंगे। समझते हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उस चेंज होने को हम कहते हैं वेलोसिटी। मीन डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये होता है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के रेस्ट या मोशन या उसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम या जितने भी इनर्शियल पैरामीटर हैं, उन सभी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। या ऐसा कहते हैं कि जिस जगह से बॉडी के मोशन या रेस्ट को देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि ये बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पर है, उस जगह को ही, उस लोकेशन को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर का भी हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। यानी जिस जगह पर कोई ऑब्जर्वर है कि उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है जो किसी दूसरे फ्रेम पर है या उसी के फ्रेम पर है। ये फ्रेम गाड़ी हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, नाव हो सकता है, रिवर हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक 2 डायमेंशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, जिसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल पॉइंट B पर आ जाएगा और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, x2 एंड y2 हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट एट t1 टाइम पर है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट t2 टाइम पर है। अब जब पार्टिकल पॉइंट A पर था तो इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, आप उसे r1 कह सकते हैं, वेक्टर r1, और ये वाली हो गई वेक्टर r2। तो आप जब भी कभी लिखेंगे तो वेक्टर r1 इक्वल टू x1 i के प्लस y1 j के एंड वेक्टर r2 इक्वल टू x2 i के प्लस y2 j के। और अगर आप इसे थोड़ा और ओपन करके लिखें तो लिखेंगे वेक्टर v मीन वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी के पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जितना चेंज आता है, उस चेंज को ही हम उस पार्टिकल का, उस बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। तो इधर हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ऐसा हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड। r1 r2 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू r2 माइनस r1 करेंगे, मीन i को i के साथ माइनस करेंगे और j कैप को j कैप के साथ माइनस करेंगे। तो इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y वाले कोऑर्डिनेट को लिखेंगे y2 माइनस y1 j कैप डिवाइड बाय टाइम को लिखेंगे t2 माइनस t1। इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की वैरायटी कई हैं। पहली वैरायटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही। अगर दोनों में से कोई एक चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 2 पैरामीटर है। एक तो पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है, क्योंकि रेस्ट पर भी वेलोसिटी 0 होगी और 0 भी एक तरह का कांस्टेंट है, या
दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है यूनिफॉर्म में कि पार्टिकल मोशन तो कर रहा है बट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मीन पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, मीन मोशन का जो डायरेक्शन है, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों चेंज नहीं हुए। सेकंड, फर्स्ट सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो जाएं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है उसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो अब फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तीसरे टाइप की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम पर पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड फोर्थ में हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं और उनको हम यूज करते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर हम लोग एक्सेलरेशन को समझेंगे। एक्सेलरेशन का मोशन में क्या रोल होता है, एक्सेलरेशन है क्या, कितने टाइप का होता है, समझते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू d/dt करेंगे, मीन टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर r है तो r लिख देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट x से प्रेजेंट कर रहे हैं तो x लिख देंगे, मीन v इक्वल टू dx/dt लिख सकते हैं, या y के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो v इक्वल टू dy/dt लिख सकते हैं। अगर आप z के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें, ये r के रिस्पेक्ट में है, ये x के रिस्पेक्ट में है, ये y के रिस्पेक्ट में है। अगर आप z के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो dt/dt करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि जब भी कभी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को आपको किसी भी सिंबल से प्रेजेंट करना पड़े, चाहे वो r से, x से, y से, किसी अदर सिंबल से आपको यूज करना पड़ जाए, आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन जब कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट जो भी आपके पास है डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t, तो आप इसे लिख देंगे r2 माइनस r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इस तरह से लिख देंगे। r1 r2 एंड t1 t2 की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को r से न लिखकर x से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, इसी तरह से वो भी फार्मूला लिखा जाएगा डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t, और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो लिखेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इस तरह से। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। अभी इसकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, हमारे पास कोई बॉडी है जो मूव कर रही है और मूव इस तरह से कर रही है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन है, और इस तरह से ये वैन है, ये मूव कर रही है। इस वैन की जो वेलोसिटी है वो v है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन है, मीन वेलोसिटी वैल्यू है अल्फा रूट x, ये गिवन है, ये गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट हमें इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करना है विद टाइम। अभी हमारे पास जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में है, लेकिन हमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करना है। अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है,
अल्फा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, v वेलोसिटी है और x डिस्प्लेसमेंट है। हमें वेलोसिटी तो गिवन है पहले से ही और वेलोसिटी ही कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में जो वेलोसिटी गिवन है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में, हमें टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन है उसी का यूज करते हैं, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब आपको मालूम है कि जो v है उसे आप dx बाई dt तो लिख ही सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो जहां पर v लिखा है वहां पर मैं dx बाई dt लिखूंगा, तो dx बाई dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अगले स्टेप में मैं ऐसा काम करूंगा कि dx इधर लिखूंगा, रूट x को मैं नीचे लाऊंगा और अल्फा dt लिख दूंगा, ऐसा करूंगा। अब रूट x का मतलब है 1/2 पावर, और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा x की पावर -1/2 और फिर लिखूंगा मैं dx इक्वल टू अल्फा टाइम्स dt लिखूंगा। इसको थोड़ा और से अरेंज करके अगर मैं लिखूं तो x की पावर -12 मल्टीप्लाई dx इक्वल टू अल्फा dt। अब बोथ साइड हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट यूज कर लेते हैं। इसकी लिमिट कोई से भी लिमिट 0 से x की लिमिट एंड 0 से t की लिमिट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के एक छोटा सा फार्मूला लिखें जिससे कि आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का और dx करना है तो लिखेंगे x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 लिखेंगे। लेकिन ये फार्मूला उस समय केवल वैलिड है जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर n की वैल्यू -1 है तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर -1 नहीं है, -12 है तो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर x की जो पावर है -1/2 उसमें +1 करना है, डिवाइड बाई -12 में +1 करना है, इक्वल टू अल्फा बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt ये हो जाएगा t हो जाएगा, 0 से t की लिमिट है तो इधर फाइनली अल्फा t हो जाएगा। इधर आप -12 में +1 ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेशन 1/2, इधर हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई t। अब 2 पर चला जाएगा 2 और x की पावर 1/2 मीन रूट x इक्वल टू अल्फा t। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो 4x इज इक्वल टू 4x, 2 का स्क्वायर 4, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x आएगा, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला मालूम है v इक्वल टू dx बाई dt। जब कभी भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो v इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू d बाई dt एंड x की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अल्फा स्क्वायर बाई 4 तो बाहर आ जाएगा, v इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 एंड t स्क्वायर का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t बाई 2, नीचे 2 बचा रह जाएगा। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के फंक्शन में। ये पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन थी डिस्प्लेसमेंट यानी x के फंक्शन में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट को क्लियर करता है और समझाता है इस बात को कि किस तरह से आप एप्लीकेशन का यूज करके उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना सकते हो और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं और अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम ये है हमारे पास, एग्जांपल सेकेंड,
एक जगह है, ये यहां पर कोई गाड़ी है, ये इधर की तरफ जा रही है। अभी इसकी जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, गिवन वैल्यू रूट एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी, ऐसे करके गिवन है, ए टी माइनस बी, ये गिवन है। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट and t is a time in second, x is a displacement, is also displacement, और ये मीटर में है। हमें कैलकुलेट करना है उस टाइम को जिस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये वैन रेस्ट पर आ जाएगी। अगर ये वैन रेस्ट पर आ रही है तो इसका मतलब है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि जब वैन यहां पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये रेस्ट पर आ जाएगी। रेस्ट पर आने का मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 होना, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब है इसकी जो dx/dt वैल्यू है वो 0 होना। अगर कोई भी वैन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो रेस्ट पर आ गई है तो उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी ही, और वेलोसिटी 0 होने की शर्त में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसको 0 होना चाहिए, मीन dx/dt वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमें उस टाइम को कैलकुलेट करना है जिस टाइम पर पार्टिकल या बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। कैलकुलेट, इसे हमें फाइंड आउट करना है। Calculate the time of the vane in which time vane become at rest, किस टाइम पर ये वैन रेस्ट पर आ जाएगी उस टाइम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का यूज करते हैं। रूट एक्स इक्वल टू अल्फा ए टी माइनस बी। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब यहां पर पहले हमें रूट एक्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने की वजह से हो जाएगा रूट एक्स, इसकी स्क्वायरिंग मैं यहीं पर कर देता हूं, ये कर देता हूं, तो इधर हो जाएगा केवल एक्स, इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, यानी a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख देंगे। x की वैल्यू हो जाएगी dx/dt कर देंगे, तो d/dt, और x की वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। dx/dt ये वेलोसिटी तो है ही है, इक्वल टू ये वाली वैल्यू में आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, यानी 2at। बी स्क्वायर यहां पर है तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज बी कांस्टेंट है तो प्लस 0 माइनस 2ab कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, मीन माइनस 2ab हो जाएगा। फाइनली जो वेलोसिटी होगी जिसे आप dx/dt कह रहे हैं वो हो जाएगा 2at माइनस 2ab, और इसको तो 0 होना ही होना है क्योंकि वेलोसिटी को 0 होना है, क्योंकि वेन को रेस्ट में आना है, और वेन को रेस्ट में आने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसको मैं 0 करता हूं, 2at माइनस 2ab, और इधर हो जाएगा 280 स्क्वायर भी मुझे लिखना चाहिए, स्क्वायर में भूल गए, 2a स्क्वायर टी इक्वल 2ab। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू b/a ये वैल्यू आ जाएगी। इस टाइम पर इसको मैं यहाँ पर स्क्वायर करूं, इस टाइम पर ये जो वैन है वो रेस्ट पर आ जाएगी।
इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें से एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर एक्सप्रेशन पर आते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें से कहा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है और ये 3t² - 5 इतना है। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में लिखेंगे और हमें कैलकुलेट करना है पहले नंबर में एट t = 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी, जब टाइम 2 सेकेंड है उस टाइम पर, अब ये ध्यान रखना ये सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम पर हमेशा आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इस टाइम पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट है टाइम की रेंज गिवन है फ्रॉम t = 1 सेकेंड से 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, मैं 4 लिख देता हूं। इस टाइम इंटरवल पर 5 सेकेंड ज्यादा कंफर्ट रहेगा, 5 सेकेंड के बीच में आपको वेलोसिटी बतानी है। अब इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको टाइम के रेंज गिवन हो वहां पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे, जब सिंगल टाइम गिवन हो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है v = dx/dt, v = d/dt, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे 3t² - 5, v = आप t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t² का हो जाएगा 2t। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन का मैं फार्मूला लिख देता हूं। यहाँ पर आप किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे सपोज t की पावर n है तो t की पावर n का लिखेंगे n t की पावर n - 1 इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा t² का हो जाएगा 2t यानी 6t - 5 का कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब t की वैल्यू आप पुट अप करते हैं जो आपको गिवन है, t = 2 सेकेंड, तो यहाँ पर आप t = 2 सेकेंड पुट अप करते हैं तो v = हो जाए 6 × 2 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी पार्टिकल की बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, आपको ये फार्मूला भी नहीं यूज करना है। अब आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए v की जो एवरेज वैल्यू है उसको आपको लिख देना डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t मीन x2 - x1 डिवाइड बाय t2 - t1 इस तरह से। अब आपकी समस्या बन गई यहाँ पर कि आपको ना t1 पता है, ना t2 पता है, ना x1 पता है, ना x2 पता है। नहीं, आपको सब मालूम है, मैं बता रहा हूँ। जो पहले टाइम गिवन हो वो t1 होगा, यहाँ पर 1 सेकेंड t1 हो गया, 5 सेकेंड t2 हो गया, तो 1 सेकेंड t1, 5 सेकेंड t2। टाइम के रेंज में जो पहला जो टाइम होगा फर्स्ट टाइम वो होगा t1 एंड सेकेंड टाइम t2 हो जाएगा। ध्यान रखना t2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। जरूरी नहीं कि ये कुछ भी ये वैल्यू यही हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट t2 हमेशा ज्यादा होगा t1 से, बिकॉज टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ना ही डिक्रीज होता है। t1 t2 मिल गया। अब आपकी समस्या आ गई x1 x2 में। x1 x2 नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, मैं बता रहा हूँ कहाँ गिवन है। आपको जो x का इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन में t की जगह t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x1 मिलेगा। इसी इक्वेशन में t की जगह t2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x2 की वैल्यू मिलेगी। और मैं पुटअप करके देख रहा हूँ, वो हमारे पास x की वैल्यू है 3t² - 5। अब आप यहाँ पर t की जगह t1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। t1 की वैल्यू आपके पास 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे, x1 मिलेगा, x1 = 3 × 1² - 5, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 रह गया, यानी 3 - 5 यानी फाइनली -2 मीटर आ गया। x2 मिल गया, x1 मिल गया, x2 कैलकुलेट करेंगे तो x2 कैलकुलेट करने के लिए जो x का इक्वेशन है इसकी जगह t की जगह t2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और t2 की वैल्यू है 5 सेकेंड पुटअप करेंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हमें। 3 × 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 5 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे ख्याल से 75 आ जाएगा। 75 - 5 ये फाइनली आ जाएगा 70 मीटर आ गया।
अब आप वैल्यू पुट अप करें इस इक्वेशन में, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। x2 आपके पास है 70 माइनस x1 आपके पास नेगेटिव वैल्यू है माइनस का 2 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। t2 है 5 सेकेंड माइनस 1 यानी 4 सेकेंड इधर बचेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 4 मीटर पर सेकेंड, और आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 2, और इसे आप लिखेंगे 18 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब समझते हैं हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मोशन में मेन रोल होता है, लेकिन ये ध्यान रखना एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में उसी टाइम डेवलप होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर नहीं चेंज हो रही है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा या तो वो रेस्ट पर होगा। इन दोनों कंडीशन पर वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, और इस टाइप के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, मीन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन होगा, फिर उस फ्रेम को आप कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ध्यान रखना है कि न्यूटन्स की सभी एप्लीकेशन, न्यूटन्स के सभी जो इक्वेशन है, जो लॉ ऑफ मोशन है, केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। और खासकर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, वो केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए इनवैलिड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर ए, और इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम लिखते हैं चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा t कितनी चेंज हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा LT माइनस 2। और अगर आप ये तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ये तो एवरेज वैल्यू है ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू dv डिवाइड बाय dt। और ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। और v की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो dx बाय dt इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू d बाई डी टी मल्टीप्लाई v की वैल्यू आपके पास है dx वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर x वेक्टर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। यहां से इस बात को कहा जा सकता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलेट करते हो, सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलेट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो या लीनियर एक्सेलरेशन हो या किसी दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में ही चेंज आना, कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इस बात को बताता है।
अगर मैं एवरेज वैल्यू को लिखता हूं तो a इक्वल टू मैंने लिखा dv बाई dt लिखा है, और आप इसे लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिखेंगे, इस तरह से लिख देते हैं। और v2 फाइनल वेलोसिटी है, v1 इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप वेक्टर साइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। डायग्राम समझते हैं और फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, नेगेटिव क्या कहते हैं, और जीरो वाले का तो कोई बात ही नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तीन वैरायटी, एक तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तीन वैरायटी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीन रास्ते, तीन वैरायटी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के खेल में पूरा खेल वेलोसिटी का होता है। यहां पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, ये वैन इधर की तरफ जा रही है, मूव कर रही है, ये पॉइंट ए पर है, इनिशियल पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन है। यहां पर इसकी वेलोसिटी है सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद वैन यहां पर आ गई, वैन जब यहां पर आ गई तो भी हमने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पर है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस बात को यहाँ पर कहा जा सकता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, और वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है, यानी v1 इक्वल टू v2 या vf इक्वल टू vi, या आप u इक्वल टू v लिख सकते हैं, यानी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब आप v1 v2 की वैल्यू इक्वल देख पा रहे हैं, बिकॉज यहां पर जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी यहां पर है। वैन यहां से यहां पर मूव करके आ गई, पॉइंट बी पर आ गई, बस वेलोसिटी अभी भी वही है जो पहले थी, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये ध्यान रखना है, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो। नो एक्सेलरेशन, यहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन करने की वजह से इसका जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। सेकंड कंडीशन में हम लोग इस तरह से एक वैन की डिजाइन करते हैं जो पॉइंट ए पर है, इधर की तरफ जा रही है, सपोज दैट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है। जब ये यहां पर आ जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पर है, अब यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी वो ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, पॉइंट बी। तो आप कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी जो फाइनल वैल्यू जिसे आप v2 कह रहे हैं वो ज्यादा है एज ए कंपेयर टू v1। और जब कभी भी आप एक्सेलरेशन को लिखेंगे a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, तो इक्वल टू लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और v2 को वैल्यू 25 है, 20 है, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 20 ये आ जाएगा 25 माइनस 20 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 की जो भी टाइम इंटरवल होगा उसको लिखेंगे, आप ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो 5 मिलेगा, बट पॉजिटिव मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इस एक्सेलरेशन का काम है मोशन का सपोर्ट करना, और इसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में ही होती है। थर्ड कंडीशन को हम देखेंगे जिसमें से पार्टिकल यानी बॉडी अपने वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रही है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये वैन यहाँ पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है, और कम होने का मतलब कुछ कितना भी कम हो जाए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर मैं 15 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ, पॉइंट बी पर जब आ गई तो फाइनल वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है एज ए कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt लिखेंगे।
ये लिखेंगे आप v2 माइनस v1 लिखें डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिखें। तो अब आप देख पा रहे हैं कि v2 की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 20 करेंगे तो -5 बचेगा, यानी यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम होता है मोशन का अपोज करना, मोशन को ऑब्जेक्शन करना, और इसकी डायरेक्शन होती है मोशन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। इसका नाम होता है रिटार्डेशन, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने एक्सेलरेशन की कुछ एप्लीकेशन समझी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सेलरेशन की बची हुई एप्लीकेशन को समझेंगे और जो मोशन की इक्वेशन है उनको समझेंगे, और मोशन से रिलेटेड वन डायमेंशन मोशन से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन उनको पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो अभी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है वो वन डायमेंशन मोशन की, इसके बाद हम लोग 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे। मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इन सभी टॉपिक को सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए बड़ा कारगर है, क्लास 12th के बच्चों के लिए बड़ा कारगर है, चाहे वो जेईई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, या उन लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत कारगर है और बहुत अच्छा साबित होगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन की जो एप्लीकेशन है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, चाहे वेलोसिटी से रिलेटेड हो या एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, इनको हम पढ़ेंगे। समझते हैं, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे। वेलोसिटी के बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर तो वेलोसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन और जो मोशन की इक्वेशन है, इनको हम समझेंगे। समझते हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उस चेंज होने को हम कहते हैं वेलोसिटी। मीन डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये होता है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के रेस्ट या मोशन या उसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम या जितने भी इनर्शियल पैरामीटर हैं, उन सभी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। या ऐसा कह दें कि जिस जगह से बॉडी के मोशन या रेस्ट को देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि ये बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पर है, उस जगह को ही, उस लोकेशन को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर का भी हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। यानी जिस जगह पर कोई ऑब्जर्वर है कि उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है जो किसी दूसरे फ्रेम पर है या उसी के फ्रेम पर है। ये फ्रेम गाड़ी हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, नाव हो सकता है, रिवर हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक 2 डायमेंशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जिसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल पॉइंट B पर आ जाएगा और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, x2 एंड y2 हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट एट t1 टाइम पर है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट t2 टाइम पर है। अब जब पार्टिकल पॉइंट A पर था तो इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, आप उसे r1 कह सकते हैं, वेक्टर r1, और ये वाली हो गई वेक्टर r2। तो आप जब भी कभी लिखेंगे तो वेक्टर r1 इक्वल टू x1 i के प्लस y1 j के एंड वेक्टर r2 इक्वल टू x2 i के प्लस y2 j के। और अगर आप इसे थोड़ा और ओपन करके लिखें तो लिखेंगे
वेक्टर v मीन वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी के पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जितना चेंज आता है उस चेंज को ही हम उस पार्टिकल का, उस बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। तो इधर हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ऐसा हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड। r1 r2 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू r2 माइनस r1 करेंगे, मीन i को i के साथ माइनस करेंगे और j कैप को j कैप के साथ माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y वाले कोऑर्डिनेट को लिखेंगे y2 माइनस y1 j कैप डिवाइड बाय टाइम को लिखेंगे t2 माइनस t1। इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की वैरायटी कई हैं। पहली वैरायटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर दोनों में से कोई एक चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट है। अब यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो पैरामीटर है, एक तो पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है क्योंकि रेस्ट पर भी वेलोसिटी जीरो होगी और जीरो भी एक तरह का कांस्टेंट है, या दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है यूनिफॉर्म में कि पार्टिकल मोशन तो कर रहा है बट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मीन पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, मीन मोशन का जो डायरेक्शन है, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों चेंज नहीं हो रहे। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो जाएं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है उसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो अप फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तीसरे टाइप की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एट अ प्रेजेंट टाइम पर पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड फोर्थ में हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं और उनको हम यूज करते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर हम लोग एक्सेलरेशन को समझेंगे। एक्सेलरेशन का मोशन में क्या रोल होता है, एक्सेलरेशन है क्या, कितने टाइप का होता है, समझते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू d by dt करेंगे, मीन टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर r है तो r लिख देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट x से प्रेजेंट कर रहे हैं तो x लिख देंगे, मीन v इक्वल टू dx by dt लिख सकते हैं, या y के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो v इक्वल टू dy डिवाइड बाय dt लिख सकते हैं। अगर आप z के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें, ये r के रिस्पेक्ट में है, ये x के रिस्पेक्ट में है, ये y के रिस्पेक्ट में है। अगर आप z के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो dt डिवाइड बाय dt करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि जब भी कभी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को आपको किसी भी सिंबल से प्रेजेंट करना पड़े, चाहे वो r से, x से, y से, किसी अदर सिंबल से आपको यूज करना पड़ जाए, आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन जब कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट जो भी आपके पास है डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t, तो आप इसे लिख देंगे r2 माइनस r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इस तरह से लिख देंगे। r1 r2 एंड t1 t2 की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को r से न लिखकर x से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं,
इसी तरह से वो भी फार्मूला लिखा जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो लिखेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इस तरह से ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। अभी इसकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, हमारे पास कोई बॉडी है जो मूव कर रही है और मूव इस तरह से कर रही है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन है, और इस तरह से ये वैन है, ये मूव कर रही है। इस वैन की जो वेलोसिटी है वो v है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन है। मीन वेलोसिटी वैल्यू है अल्फा रूट एक्स, ये गिवन है, ये गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट हमें इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करना है विद टाइम। अभी हमारे पास जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में है, लेकिन हमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करना है। अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, अल्फा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, v वेलोसिटी है और x डिस्प्लेसमेंट है। हमें वेलोसिटी तो गिवन है पहले से ही और वेलोसिटी ही कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में जो वेलोसिटी गिवन है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में, हमें टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन है उसी का यूज करते हैं, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब आपको मालूम है कि जो v है उसे आप dx बाई dt तो लिख ही सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो जहां पर v लिखा है वहां पर मैं dx बाई dt लिखूंगा, तो dx बाई dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अगले स्टेप में मैं ऐसा काम करूंगा कि dx इधर लिखूंगा, रूट x को मैं नीचे लाऊंगा और अल्फा dt लिख दूंगा, ऐसा करूंगा। अब रूट x का मतलब है 1/2 पावर, और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा x की पावर माइनस 1/2 और फिर लिखूंगा मैं dx इक्वल टू अल्फा टाइम्स dt लिखूंगा। इसको थोड़ा और से अरेंज करके अगर मैं लिखूं तो x की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई dx इक्वल टू अल्फा dt। अब बोथ साइड हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट यूज कर लेते हैं। इसकी लिमिट कोई से भी लिमिट 0 से x की लिमिट एंड 0 से t की लिमिट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के एक छोटा सा फार्मूला लिखें जिससे कि आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का और dx करना है तो लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 लिखेंगे। लेकिन ये फार्मूला उस समय केवल वैलिड है जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर n की वैल्यू -1 है तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर -1 नहीं है, -12 है तो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर x की जो पावर है -1/2 उसमें +1 करना है, डिवाइड बाई -12 में +1 करना है, इक्वल टू अल्फा बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt ये हो जाएगा t हो जाएगा, 0 से t की लिमिट है तो इधर फाइनली अल्फा t हो जाएगा। इधर आप -12 में +1 ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेशन 1/2, इधर हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई t। अब 2 पर चला जाएगा 2 और x की पावर 1/2 मीन रूट x इक्वल टू अल्फा t। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो 4x इज इक्वल टू 4x, 2 का स्क्वायर 4, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x आएगा, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर
डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मालूम है v इक्वल टू dx बाई dt। जब कभी भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो v इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू d बाई dt, एंड x की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अल्फा स्क्वायर बाई 4 तो बाहर आ जाएगा, v इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 एंड टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी बाई 2, नीचे 2 बचा रह जाएगा। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के फंक्शन में। ये पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन थी डिस्प्लेसमेंट यानी x के फंक्शन में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट को क्लियर करता है और समझाता है इस बात को कि किस तरह से आप एप्लीकेशन का यूज करके उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना सकते हो और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं और अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम ये है हमारे पास। एग्जांपल सेकेंड, एक जगह है, ये यहां पर कोई गाड़ी है, ये इधर की तरफ जा रही है। अभी इसकी जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, गिवन वैल्यू रूट x इक्वल टू ए टी प्लस बी, ऐसे करके गिवन है, ए टी माइनस बी, ये गिवन है। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड टी is a time in second, x is a displacement, is also displacement, और ये मीटर में है। हमें कैलकुलेट करना है उस टाइम को जिस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये वैन रेस्ट पर आ जाएगी। अगर ये वैन रेस्ट पर आ रही है तो इसका मतलब है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि जब वैन यहां पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये रेस्ट पर आ जाएगी। रेस्ट पर आने का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 होना, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब है इसकी जो dx by dt वैल्यू है वो 0 होना। अगर कोई भी वैन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो रेस्ट पर आ गई है तो उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी ही, और वेलोसिटी 0 होने की शर्त में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसको 0 होना चाहिए, मीन dx by dt की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमें उस टाइम को कैलकुलेट करना है जिस टाइम पर पार्टिकल या बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। कैलकुलेट, इसे हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द टाइम of the vane in which time vane become at rest, किस टाइम पर ये वैन रेस्ट पर आ जाएगी उस टाइम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का यूज करते हैं। रूट x इक्वल टू अल्फा ए टी माइनस बी। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब यहां पर पहले हमें रूट x को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने की वजह से हो जाएगा रूट x। इसकी स्क्वायरिंग मैं यहीं पर कर देता हूं, ये कर देता हूं, तो इधर हो जाएगा केवल x।
इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख देंगे। x की वैल्यू हो जाएगी dx बाई dt कर देंगे, तो d बाई dt और x की वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab t। dx बाई dt ये वेलोसिटी तो है ही है, इक्वल टू ये वाली वैल्यू में आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, यानी 2at। बी स्क्वायर यहाँ पर है तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज बी कांस्टेंट है तो प्लस 0 माइनस 2ab कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। फाइनली जो वेलोसिटी होगी जिसे आप dx बाई dt कह रहे हैं वो हो जाएगा 2at माइनस 2ab, और इसको तो 0 होना ही होना है क्योंकि वेलोसिटी को 0 होना है, क्योंकि वेन को रेस्ट में आना है और वेन को रेस्ट में आने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसको मैं 0 करता हूँ, 2at माइनस 2ab और इधर हो जाएगा 280 स्क्वायर भी मुझे लिखना चाहिए, स्क्वायर में भूल गए, 2a स्क्वायर t इक्वल 2ab। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू b बाई a ये वैल्यू आ जाएगी। इस टाइम पर इसको मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ, इस टाइम पर ये जो वैन है वो रेस्ट पर आ जाएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें से एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर एक्सप्रेशन पर आते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें से कहा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है और ये 3t स्क्वायर माइनस 5 इतना है। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में लिखेंगे और हमें कैलकुलेट करना है पहले नंबर में एट t इक्वल 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी, जब टाइम 2 सेकेंड है उस टाइम पर, अब ये ध्यान रखना ये सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम पर हमेशा आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इस टाइम पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट है टाइम की रेंज गिवन है फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड से 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, मैं 4 लिख देता हूँ। इस टाइम इंटरवल पर 5 सेकेंड ज्यादा कंफर्ट रहेगा, 5 सेकेंड के बीच में आपको वेलोसिटी बतानी है। अब इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको टाइम के रेंज गिवन हो वहां पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे, जब सिंगल टाइम गिवन हो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है v इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू d बाई dt, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 5, v इक्वल टू आप t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। और कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएशन का मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे सपोज दैट t की पावर n है तो t की पावर n का लिखेंगे n t की पावर n माइनस 1 इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर का हो जाएगा 2t यानी 6t माइनस 5 का कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब t की वैल्यू आप पुट अप करते हैं जो आपको गिवन है t इक्वल 2 सेकेंड, तो यहाँ पर आप t इक्वल 2 सेकेंड पुट अप करते हैं तो v इक्वल टू हो जाए 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी पार्टिकल की बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, आपको ये फार्मूला भी नहीं यूज करना है। अब आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए v की जो एवरेज वैल्यू है उसको आपको लिख देना है डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t मीन x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 इस तरह से।
अब आपकी समस्या बन गई यहाँ पर कि आपको ना T1 पता है, ना T2 पता है, ना X1 पता है, ना X2 पता है। नहीं, आपको सब मालूम है, मैं बता रहा हूँ। जो पहले टाइम गिवन हो वो T1 होगा। यहाँ पर 1 सेकेंड T1 हो गया, 5 सेकेंड T2 हो गया, तो 1 सेकेंड T1, 5 सेकेंड T2। टाइम के रेंज में जो पहला जो टाइम होगा, फर्स्ट टाइम, वो होगा T1 एंड सेकेंड टाइम T2 हो जाएगा। ध्यान रखना, T2 वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। जरूरी नहीं कि ये कुछ भी ये वैल्यू यही हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट T2 हमेशा ज्यादा होगा T1 से, बिकॉज टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ना ही डिक्रीज होता है। T1 T2 मिल गया। अब आपकी समस्या आ गई X1 X2 में। X1 X2 नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, मैं बता रहा हूँ कहाँ गिवन है। आपको जो X का इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन में T की जगह T1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो X1 मिलेगा। इसी इक्वेशन में T की जगह T2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो X2 की वैल्यू मिलेगी। और मैं पुटअप करके देख रहा हूँ, वो हमारे पास X की वैल्यू है 3t स्क्वायर माइनस 5। अब आप यहाँ पर T की जगह T1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। T1 की वैल्यू आपके पास 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे। X1 मिलेगा, X1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 रहेगा, यानी 3 माइनस 5 यानी फाइनली माइनस 2 मीटर आ गया। X2 मिल गया, X1 मिल गया, X2 कैलकुलेट करेंगे तो X2 कैलकुलेट करने के लिए जो X का इक्वेशन है, इसकी जगह T की जगह T2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और T2 की वैल्यू है 5 सेकेंड पुटअप करेंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हमें। 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे ख्याल से 75 आ जाएगा। 75 माइनस 5 ये फाइनली आ जाएगा 70 मीटर आ गया। अब आप वैल्यू पुटअप करें इस इक्वेशन में। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। x2 आपके पास है 70 माइनस x1 आपके पास नेगेटिव वैल्यू है माइनस का 2 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। t2 है 5 सेकेंड माइनस 1 यानी 4 सेकेंड इधर बचेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 4 मीटर पर सेकेंड, और आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 2, और इसे आप लिखेंगे 18 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब समझते हैं हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मोशन में मेन रोल होता है, लेकिन ये ध्यान रखना एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में उसी टाइम डेवलप होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर नहीं चेंज हो रही है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा या तो वो रेस्ट पर होगा। इन दोनों कंडीशन पर वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है और इस टाइप के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, मीन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन होगा, फिर उस फ्रेम को आप कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ध्यान रखना है कि न्यूटन्स की सभी एप्लीकेशन, न्यूटन्स के सभी जो इक्वेशन है, जो लॉ ऑफ मोशन है, केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। और खासकर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, वो केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए इनवैलिड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर ए, और इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम लिखते हैं चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी with respect to time।
टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा टी कितनी चेंज हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस 2। और अगर आप ये तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ये तो एवरेज वैल्यू है ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू dv डिवाइड बाय dt। और ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं और v की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो dx बाय dt इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू d बाई डी टी मल्टीप्लाई v की वैल्यू आपके पास है dx वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर x वेक्टर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। यहां से इस बात को कहा जा सकता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलेट करते हो, सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलेट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो या लीनियर एक्सेलरेशन हो या किसी दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में ही चेंज आना, कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इस बात को बताता है। अगर मैं एवरेज वैल्यू को लिखता हूं तो a इक्वल टू मैंने लिखा dv बाई dt लिखा है और आप इसे लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिखेंगे, इस तरह से लिख देते हैं। और v2 फाइनल वेलोसिटी है, v1 इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप वेक्टर साइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। डायग्राम समझते हैं और फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, नेगेटिव क्या कहते हैं, और जीरो वाले का तो कोई बात ही नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तीन वैरायटी, एक तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तीन वैरायटी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीन रास्ते, तीन वैरायटी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के खेल में पूरा खेल वेलोसिटी का होता है। यहां पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, ये वैन इधर की तरफ जा रही है, मूव कर रही है, ये पॉइंट ए पर है, इनिशियल पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन है। यहां पर इसकी वेलोसिटी है सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद वैन यहां पर आ गई, वैन जब यहां पर आ गई तो भी हमने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पर है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस बात को यहाँ पर कहा जा सकता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, और वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है, यानी v1 इक्वल टू v2 या vf इक्वल टू vi, या आप u इक्वल टू v लिख सकते हैं, यानी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब आप v1 v2 की वैल्यू इक्वल देख पा रहे हैं, बिकॉज यहां पर जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी यहां पर है। वैन यहां से यहां पर मूव करके आ गई, पॉइंट B पर आ गई, बट वेलोसिटी अभी भी वही है जो पहले थी, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये ध्यान रखना है। और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो। नो एक्सेलरेशन, यहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन करने की वजह से इसका जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। सेकंड कंडीशन में हम लोग इस तरह से एक वैन की डिजाइन करते हैं जो पॉइंट ए पर है, इधर की तरफ जा रही है, सपोज दैट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है।
जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पर है, अब यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी वो ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, पॉइंट बी। तो आप कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी जो फाइनल वैल्यू जिसे आप v2 कह रहे हैं वो ज्यादा है एज ए कंपेयर टू v1। और जब कभी भी आप एक्सेलरेशन को लिखेंगे a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, तो इक्वल टू लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और v2 वैल्यू 25 है, 20 है, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 20 ये आ जाएगा 25 माइनस 20 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 की जो भी टाइम इंटरवल होगा उसको लिखेंगे, आप ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो 5 मिलेगा, बट पॉजिटिव मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इस एक्सेलरेशन का काम है मोशन का सपोर्ट करना, और इसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में ही होती है। थर्ड कंडीशन को हम देखेंगे जिसमें से पार्टिकल यानी बॉडी अपने वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रही है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये वैन यहाँ पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है, और कम होने का मतलब कुछ कितना भी कम हो जाए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर मैं 15 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ पॉइंट बी पर जब आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है एज ए कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt लिखेंगे, ये लिखेंगे आप v2 माइनस v1 लिखें डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिखें। तो अब आप देख पा रहे हैं कि v2 की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 5 बचेगा, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम होता है मोशन का अपोज करना, मोशन को ऑब्जेक्शन करना, और इसकी डायरेक्शन होती है मोशन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। इसका नाम होता है रिटार्डेशन, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने एक्सेलरेशन की कुछ एप्लीकेशन समझी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सेलरेशन की बची हुई एप्लीकेशन को समझेंगे, और जो मोशन की इक्वेशन है उनको समझेंगे, और मोशन से रिलेटेड वन डायमेंशन मोशन से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन उनको पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो अभी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है वो वन डायमेंशन मोशन की, इसके बाद हम लोग 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे। मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इन सभी टॉपिक को सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए बड़ा कारगर है, क्लास 12th के बच्चों के लिए बड़ा कारगर है, चाहे वो जेईई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, या उन लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत कारगर है और बहुत अच्छा साबित होगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन की जो एप्लीकेशन है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, चाहे वेलोसिटी से रिलेटेड हो या एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, इनको हम पढ़ेंगे। समझते हैं, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे। वेलोसिटी के बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर तो वेलोसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन और जो मोशन की इक्वेशन है, इनको हम समझेंगे। समझते हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उस चेंज होने को हम कहते हैं वेलोसिटी। मीन डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये होता है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के रेस्ट या मोशन या उसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम,
या जितने भी इनर्शियल पैरामीटर हैं उन सभी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। या ऐसा कहते हैं कि जिस जगह से बॉडी के मोशन या रेस्ट को देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि ये बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पर है, उस जगह को ही, उस लोकेशन को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर का भी हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। यानी जिस जगह पर कोई ऑब्जर्वर है कि उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है जो किसी दूसरे फ्रेम पर है या उसी के फ्रेम पर है। ये फ्रेम गाड़ी हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, नाव हो सकता है, रिवर हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक 2 डायमेंशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जिसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल पॉइंट B पर आ जाएगा और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, x2 एंड y2 हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट एट t1 टाइम पर है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट t2 टाइम पर है। अब जब पार्टिकल पॉइंट A पर था तो इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, आप उसे r1 कह सकते हैं, वेक्टर r1, और ये वाली हो गई वेक्टर r2। तो आप जब भी कभी लिखेंगे तो वेक्टर r1 इक्वल टू x1 i के प्लस y1 j के एंड वेक्टर r2 इक्वल टू x2 i के प्लस y2 j के। और अगर आप इसे थोड़ा और ओपन करके लिखें तो लिखेंगे वेक्टर v मीन वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी के पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जितना चेंज आता है उस चेंज को ही हम उस पार्टिकल का, उस बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। तो इधर हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ऐसा हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड। r1 r2 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू r2 माइनस r1 करेंगे, मीन i को i के साथ माइनस करेंगे और j कैप को j कैप के साथ माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y वाले कोऑर्डिनेट को लिखेंगे y2 माइनस y1 j कैप डिवाइड बाय टाइम को लिखेंगे t2 माइनस t1। इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की वैरायटी कई हैं। पहली वैरायटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही अगर दोनों में से कोई एक चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट है। अब यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 2 पैरामीटर है, एक तो पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है क्योंकि रेस्ट पर भी वेलोसिटी 0 होगी और 0 भी एक तरह का कांस्टेंट है, या दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है यूनिफॉर्म में कि पार्टिकल मोशन तो कर रहा है बट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है मीन पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मीन मोशन का जो डायरेक्शन है दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों चेंज नहीं हुए। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो जाएं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है उसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो अब फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तीसरे टाइप की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एट प्रेजेंट टाइम पर पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड फोर्थ में हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं और उनको हम यूज करते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर हम लोग एक्सेलरेशन को समझेंगे। एक्सेलरेशन का मोशन में क्या रोल होता है, एक्सेलरेशन है क्या, कितने टाइप का होता है, समझते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू d/dt करेंगे, मीन टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर r है तो r लिख देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट x से प्रेजेंट कर रहे हैं तो x लिख देंगे, मीन v इक्वल टू dx/dt लिख सकते हैं, या y के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो v इक्वल टू dy/dt लिख सकते हैं। अगर आप z के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें, ये r के रिस्पेक्ट में है, या x के रिस्पेक्ट में है, ये y के रिस्पेक्ट में है, अगर आप z के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो dt/dt करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि जब भी कभी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को आपको किसी भी सिंबल से प्रेजेंट करना पड़े, चाहे वो r से, x से, y से, किसी अदर सिंबल से आपको यूज करना पड़ जाए, आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन जब कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट जो भी आपके पास है डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t, तो आप इसे लिख देंगे r2 माइनस r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इस तरह से लिख देंगे। r1 r2 एंड t1 t2 की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को r से न लिखकर x से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, इसी तरह से वो भी फार्मूला लिखा जाएगा डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t, और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो लिखेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इस तरह से। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। अभी इसकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, हमारे पास कोई बॉडी है जो मूव कर रही है और मूव इस तरह से कर रही है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन है, और इस तरह से ये वैन है, ये मूव कर रही है। इस वैन की जो वेलोसिटी है वो v है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन है, मीन वेलोसिटी वैल्यू है अल्फा रूट x, ये गिवन है, ये गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट हमें इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करना है विद टाइम। अभी हमारे पास जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में है, लेकिन हमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट करना है। अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, अल्फा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, v वेलोसिटी है और x डिस्प्लेसमेंट है। हमें वेलोसिटी तो गिवन है पहले से ही और वेलोसिटी ही कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में जो वेलोसिटी गिवन है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में, हमें टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन है उसी का यूज करते हैं, v इक्वल टू अल्फा रूट x। अब आपको मालूम है कि जो v है उसे आप dx/dt तो लिख ही सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो जहां पर v लिखा है वहां पर मैं dx/dt लिखूंगा, तो dx/dt इक्वल टू अल्फा रूट x। अगले स्टेप में मैं ऐसा काम करूंगा कि dx इधर लिखूंगा, रूट x को मैं नीचे लाऊंगा और अल्फा dt लिख दूंगा, ऐसा करूंगा। अब रूट x का मतलब है 1/2 पावर, और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा x की पावर
-1/2 और फिर लिखूंगा मैं dx इक्वल टू अल्फा टाइम्स dt लिखूंगा। इसको थोड़ा और सा अरेंज करके अगर मैं लिखूं तो x की पावर -12 मल्टीप्लाई dx इक्वल टू अल्फा dt। अब बोथ साइड हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट यूज कर लेते हैं। इसकी लिमिट कोई से भी लिमिट 0 से x की लिमिट एंड 0 से t की लिमिट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के एक छोटा सा फार्मूला लिखें जिससे कि आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का और dx करना है तो लिखेंगे x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 लिखेंगे। लेकिन ये फार्मूला उस समय केवल वैलिड है जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर n की वैल्यू -1 है तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर -1 नहीं है, -12 है तो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर x की जो पावर है -1/2 उसमें +1 करना है डिवाइड बाई -12 में +1 करना है इक्वल टू अल्फा बार आ जाएगा इंटीग्रेशन dt, ये हो जाएगा t हो जाएगा, 0 से t की लिमिट है तो इधर फाइनली अल्फा t हो जाएगा। इधर आप -12 में +1 ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेशन 1/2, इधर हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई t। अब 2 पर चला जाएगा 2 और x की पावर 1/2 मीन रूट x इक्वल टू अल्फा t। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो 4x इज इक्वल टू 4x, 2 का स्क्वायर 4, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x आएगा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला मालूम है v इक्वल टू dx बाई dt। जब कभी भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो v इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू d बाई dt एंड x की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अल्फा स्क्वायर बाई 4 तो बाहर आ जाएगा, v इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 एंड t स्क्वायर का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t बाई 2, नीचे 2 बचा रह जाएगा। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के फंक्शन में। ये पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन थी डिस्प्लेसमेंट यानी x के फंक्शन में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट को क्लियर करता है और समझाता है इस बात को कि किस तरह से आप एप्लीकेशन का यूज करके उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना सकते हो और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं और अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम ये है हमारे पास एग्जांपल सेकंड। एक जगह है, ये यहां पर कोई गाड़ी है, ये इधर की तरफ जा रही है। अभी इसकी जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, गिवन वैल्यू रूट x इक्वल टू ए टी प्लस बी, ऐसे करके गिवन है, ए टी माइनस बी, ये गिवन है। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड टी इज अ टाइम in second, x is a displacement, is also displacement, और ये मीटर में है। हमें कैलकुलेट करना है उस टाइम को जिस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये वैन रेस्ट पर आ जाएगी।
अगर ये वेन रेस्ट पर आ रही है तो इसका मतलब है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि जब वेन यहां पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये रेस्ट पर आ जाएगी। रेस्ट पर आने का मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 होना, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब है इसकी जो dx/dt वैल्यू है वो 0 होना। अगर कोई भी वैन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो रेस्ट पर आ गई है तो उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी ही, और वेलोसिटी 0 होने की शर्त में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसको 0 होना चाहिए, मीन dx/dt की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमें उस टाइम को कैलकुलेट करना है जिस टाइम पर पार्टिकल या बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। कैलकुलेट, इसे हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द टाइम of the vein in which time vein become at rest किस टाइम पर ये वेन रेस्ट पर आ जाएगी उस टाइम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का यूज करते हैं। रूट x इक्वल टू अल्फा AT माइनस B। A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब यहां पर पहले हमें रूट x को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने की वजह से ये हो जाएगा रूट x, इसकी स्क्वायरिंग मैं यहीं पर कर देता हूं, ये कर देता हूं, तो इधर हो जाएगा केवल x, इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, यानी a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2abT ऐसे लिख देंगे। x की वैल्यू हो जाएगी dx/dt कर देंगे, तो d/dt, और x की वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2abT। dx/dt ये वेलोसिटी तो है ही है, इक्वल टू ये वाली वैल्यू में आप t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, यानी 2at। b स्क्वायर यहां पर है तो b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज b कांस्टेंट है तो प्लस 0, माइनस 2ab कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, मीन माइनस 2ab हो जाएगा। फाइनली जो वेलोसिटी होगी जिसे आप dx/dt कह रहे हैं वो हो जाएगा 2at माइनस 2ab, और इसको तो 0 होना ही होना है क्योंकि वेलोसिटी को 0 होना है, क्योंकि वेन को रेस्ट में आना है, और वेन को रेस्ट में आने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसको मैं 0 करता हूं, 2at माइनस 2ab, और इधर हो जाएगा 280 स्क्वायर भी मुझे लिखना चाहिए, स्क्वायर में भूल गए, 2a स्क्वायर t इक्वल 2ab। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू b/a ये वैल्यू आ जाएगी। इस टाइम पर इसको मैं यहाँ पर स्क्वायर करूं, इस टाइम पर ये जो वेन है वो रेस्ट पर आ जाएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें से एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर एक्सप्रेशन पर आते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें से कहा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है और ये 3t स्क्वायर माइनस 5 इतना है। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में लिखेंगे, और हमें कैलकुलेट करना है पहले नंबर में एट t इक्वल 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी, जब टाइम 2 सेकेंड है उस टाइम पर, अब ये ध्यान रखना ये सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम पर हमेशा आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इस टाइम पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट है टाइम की रेंज गिवन है फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड से 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, मैं 4 लिख देता हूं। इस टाइम इंटरवल पर 5 सेकेंड ज्यादा कंफर्ट रहेगा, 5 सेकेंड के बीच में आपको वेलोसिटी बतानी है।
अब इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको टाइम के रेंज गिवन हो वहां पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे, जब सिंगल टाइम गिवन हो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है v इक्वल टू dx by dt, v इक्वल टू d by dt, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 5, v इक्वल टू आप t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन का मैं फार्मूला लिख देता हूं। यहाँ पर आप किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे सपोज दैट t की पावर n है तो t की पावर n का लिखेंगे n t की पावर n माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर का हो जाएगा 2t यानी 6t माइनस 5 का कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब t की वैल्यू आप पुट अप करते हैं जो आपको गिवन है, t इक्वल 2 सेकेंड, तो यहाँ पर आप t इक्वल 2 सेकेंड पुट अप करते हैं तो v इक्वल टू हो जाए 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी पार्टिकल की बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, आपको ये फार्मूला भी नहीं यूज करना है। अब आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए v की जो एवरेज वैल्यू है उसको आपको लिख देना है डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t मीन x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इस तरह से। अब आपकी समस्या बन गई यहाँ पर कि आपको ना t1 पता है, ना t2 पता है, ना x1 पता है, ना x2 पता है। नहीं, आपको सब मालूम है, मैं बता रहा हूँ। जो पहले टाइम गिवन हो वो t1 होगा, यहाँ पर 1 सेकेंड t1 हो गया, 5 सेकेंड t2 हो गया, तो 1 सेकेंड t1, 5 सेकेंड t2। टाइम के रेंज में जो पहला जो टाइम होगा फर्स्ट टाइम वो होगा t1 एंड सेकेंड टाइम t2 हो जाएगा। ध्यान रखना t2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। जरूरी नहीं कि ये कुछ भी ये वैल्यू यही हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट t2 हमेशा ज्यादा होगा t1 से, बिकॉज टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ना ही डिक्रीज होता है। t1 t2 मिल गया। अब आपकी समस्या आ गई x1 x2 में। x1 x2 नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, मैं बता रहा हूँ कहाँ गिवन है। आपको जो x का इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन में t की जगह t1 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो x1 मिलेगा। इसी इक्वेशन में t की जगह t2 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो x2 की वैल्यू मिलेगी। और मैं पुट अप करके देख रहा हूँ, वो हमारे पास x की वैल्यू है 3t स्क्वायर माइनस 5। अब आप यहाँ पर t की जगह t1 की वैल्यू पुट अप कर देंगे। t1 की वैल्यू आपके पास 1 सेकंड है तो 1 सेकंड यहाँ पर लिखेंगे, x1 मिलेगा, x1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 5, तो 1 पे स्क्वायर कर देंगे तो 1 रह गया, यानी 3 माइनस 5 यानी फाइनली माइनस 2 मीटर आ गया। x2 मिल गया, x1 मिल गया, x2 कैलकुलेट करेंगे तो x2 कैलकुलेट करने के लिए जो x का इक्वेशन है इसकी जगह t की जगह t2 की वैल्यू पुट अप करेंगे और t2 की वैल्यू है 5 सेकंड पुट अप करेंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हमें। 3 मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे ख्याल से 75 आ जाएगा। 75 माइनस 5 ये फाइनली आ जाएगा 70 मीटर आ गया। अब आप वैल्यू पुट अप करें इस इक्वेशन में, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। x2 आपके पास है 70 माइनस x1 आपके पास नेगेटिव वैल्यू है माइनस का 2 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। t2 है 5 सेकेंड माइनस 1 यानी 4 सेकेंड इधर बचेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 4 मीटर पर सेकेंड और आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 2 और इसे आप लिखेंगे 18 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब समझते हैं हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मोशन में मेन रोल होता है, लेकिन ये ध्यान रखना एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में उसी टाइम डेवलप होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर नहीं चेंज हो रही है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा या तो वो रेस्ट पर होगा। इन दोनों कंडीशन पर
वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, और इस टाइप के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, मीन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन होगा, फिर उस फ्रेम को आप कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ध्यान रखना है कि न्यूटन्स की सभी एप्लीकेशन, न्यूटन्स के सभी जो इक्वेशन है, जो लॉ ऑफ मोशन है, केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। और खासकर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, वो केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए इनवैलिड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर ए, और इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम लिखते हैं चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, कितनी चेंज हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस टू। और अगर आप ये तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ये तो एवरेज वैल्यू है ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू dv डिवाइड बाय dt। और ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। और v की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो dx बाय dt इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू d बाय dt मल्टीप्लाई v की वैल्यू आपके पास है dx वेक्टर डिवाइड बाय dt। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर x वेक्टर डिवाइड बाय dt स्क्वायर। यहां से इस बात को कहा जा सकता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलेट करते हो, सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलेट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, या लीनियर एक्सेलरेशन हो, या किसी दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में ही चेंज आना, कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इस बात को बताता है। अगर मैं एवरेज वैल्यू को लिखता हूं तो a इक्वल टू मैंने लिखा dv बाई dt लिखा है, और आप इसे लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिखेंगे, इस तरह से लिख देते हैं। और v2 फाइनल वेलोसिटी है, v1 इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप वेक्टर साइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। डायग्राम समझते हैं और फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, नेगेटिव क्या कहते हैं, और जीरो वाले का तो कोई बात ही नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तीन वैरायटी, एक तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तीन वैरायटी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीन रास्ते, तीन वैरायटी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के खेल में
पूरा खेल वेलोसिटी का होता है। यहां पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, ये वैन इधर की तरफ जा रही है, मूव कर रही है, ये पॉइंट ए पर है, इनिशियल पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन है। यहां पर इसकी वेलोसिटी है सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद वैन यहां पर आ गई। वैन जब यहां पर आ गई तो भी हमने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पर है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस बात को यहाँ पर कहा जा सकता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, और वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है, यानी v1 इक्वल टू v2 या vf इक्वल टू vi, या आप u इक्वल टू v लिख सकते हैं, यानी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब आप v1 v2 की वैल्यू इक्वल देख पा रहे हैं, बिकॉज यहां पर जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी यहां पर है। वैन यहां से यहां पर मूव करके आ गई, पॉइंट बी पर आ गई, बट वेलोसिटी अभी भी वही है जो पहले थी, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये ध्यान रखना है, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0। नो एक्सेलरेशन, यहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन करने की वजह से इसका जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। सेकंड कंडीशन में हम लोग इस तरह से एक वैन की डिजाइन करते हैं जो पॉइंट ए पर है, इधर की तरफ जा रही है, सपोज दैट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है। जब ये यहां पर आ जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पर है, अब यहां पर 25 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी वो ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, पॉइंट बी। तो आप कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी जो फाइनल वैल्यू जिसे आप v2 कह रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू v1। और जब कभी भी आप एक्सेलरेशन को लिखेंगे a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, तो इक्वल टू लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और v2 की वैल्यू 25 है, 20 है, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 20 ये आ जाएगा 25 माइनस 20 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 की जो भी टाइम इंटरवल होगा उसको लिखेंगे, आप ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो 5 मिलेगा, बट पॉजिटिव मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इस एक्सेलरेशन का काम है मोशन का सपोर्ट करना, और इसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में ही होती है। थर्ड कंडीशन को हम देखेंगे जिसमें से पार्टिकल यानी बॉडी अपने वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रही है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये वैन यहाँ पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है, और कम होने का मतलब कुछ कितना भी कम हो जाए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर मैं 15 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ, पॉइंट बी पर जब आ गई तो फाइनल वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है एज ए कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt लिखेंगे, या लिखेंगे आप v2 माइनस v1 लिखें डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिखें। तो अब आप देख पा रहे हैं कि v2 की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 5 बचेगा, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम होता है मोशन का अपोज करना, मोशन को ऑब्जेक्शन करना, और इसकी डायरेक्शन होती है मोशन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। इसका नाम होता है रिटार्डेशन, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने एक्सेलरेशन की कुछ एप्लीकेशन समझी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सेलरेशन की बची हुई एप्लीकेशन को समझेंगे, और जो मोशन की इक्वेशन है उनको समझेंगे, और मोशन से रिलेटेड वन डायमेंशन मोशन से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन उनको पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो अभी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है वो वन डायमेंशन मोशन की, इसके बाद हम लोग 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे। मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इन सभी टॉपिक को सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे।
ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए बड़ा कारगर है, क्लास 12th के बच्चों के लिए बड़ा कारगर है, चाहे वो जेईई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, या उन लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत कारगर है और बहुत अच्छा साबित होगा।